बात है, शिकार भी करते रहे होंगे, पशुओं को पालते भी रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहला हो गया राजनीतिक व्यवस्था। आपको पता है कि यहाँ पे व्यापारिक जो वर्ग है ज़्यादातर प्रमाण मिला है कि उसने वही क्या करते थे, प्रशासन का काम करते थे। दूसरा, आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुत अच्छी थी, सारे चाहे कृषक हों चाहे व्यापार हो, बहुत उन्नत किस्म का था। इसके अलावा जो वहाँ का घाटी सभ्यता की जो प्रशासन है या जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। इस तरह का वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मात्र सत्तात्मक वर्ड ना कह के हम क्या कह सकते हैं कि मात्र प्रधान था। क्योंकि मात्र सत्तात्मक तब कहा जाता है जब महिला के नाम पे या स्त्री के नाम पे वंश परंपरा आगे बढ़ती हो, यानी कि जो राजा बनेगा उसमें क्या होगी, उसमें महिलाओं के नाम पे प्रशासन चलेगा। लेकिन वहाँ से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जो प्रशासन था वो महिलाएं चलाती थी या महिलाओं का उसमें प्रशासन में बड़ा रोल था। इसीलिए इसे मात्र सत्तात्मक ना कह के हम क्या कह सकते हैं, मात्र प्रधान कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ से महिलाओं की मृण मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं और उनकी पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं कि महिलाओं को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था, यानी कि समाज में उनको बहुत सम्मान था। तो वहाँ पे मात्र प्रधान समाज था, मात्र सत्तात्मक ना कह करके हम उसको जो सही वर्ड है उसके लिए क्या हो जाएगा, मात्र प्रधान। ये सही बात है कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर सम्मान कहीं मिला था महिलाओं को तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। उसके बाद वैदिक काल में देखेंगे आप, वैदिक काल में भी समतामूलक समाज था। वहाँ पे जितने अधिकार पुरुषों को थे उतनी ही महिलाओं को भी थी, दोनों को समान अधिकार था। तो ये आपका हाँ, भूमिका अधिकार नहीं था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था बेटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है मतलब पढ़ाई नहीं की है। तो ऋग वैदिक काल में वो यज्ञ में भाग ले सकते थे, सभा समिति जैसे सभाओं में भाग ले करके डिस्कस कर सकते थे। वो अपनी इच्छा से शादी कर सकते थे, अगर शादी नहीं करना चाहे तो शादी नहीं कर सकते थे। वो पुरुषों के समान स्टडी करके विद्वान महिलाओं के रूप में समाज में प्रतिष्ठित स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाओं का मैं आपको नाम बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका क्लियर होगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो सकता है आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर ना किया हो, इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या स्थितियाँ उनकी अच्छी थी, यानी कि वैदिक काल में बहुत ही बेहतरीन स्थिति थी उनकी। उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट शुरू हो जाता है और आगे चल करके ये गिरते गिरते गुप्त काल तक काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा खराब स्त्रियों की और शूद्रों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उनको सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। उसके बाद वैदिक काल के ऋग वैदिक काल में भी उनको काफ़ी समाज में सम्मान था, या पुरुषों के समान उनको सारे अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो आगे सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पे सत्तात्मक की बात करें तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि वहाँ पे मात्र सत्तात्मक था, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, वहाँ पे महिला प्रधान समाज था, सत्तात्मक नहीं था। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के लोग जो है समाज में एक तरीके से कहेंगे जो संस्कृति या धार्मिक जो पक्ष है ये बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग अंधविश्वासी नहीं है। वहाँ के लोग खूबसूरती या सुंदरता को ना वैल्यू करके उपयोगिता को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, यानी कि अंधविश्वासी नहीं है। पूजा तो करते हैं, वहाँ से आदि शिव या जो हमारे आज शिव के रूप में पूजे जाते हैं इनका उल्लेख मिलता है। वहाँ पे शिव का उल्लेख नागधारी के रूप में भी किया जाता है, धनुर्धारी के रूप में भी किया जाता है, नृत्य के रूप में, यानी कि जब शिव नाराज होते हैं तो तांडव रूप उनका जो देखने को मिलता है नटराजन की मूर्ति में, उस रूप में भी उनका पूजा हुआ करता था। वहाँ पे शिकारी के रूप में भी शिव का पूजा हुआ करता था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुआ है जिसमें एक योगी की मुद्रा में व्यक्ति को बनाया गया है जिनके सर पे सींग बना हुआ है और उनके बाएं साइड में जो है बाघ और हाथी हैं और दाएं साइड में गैंडा और भैंसा बना हुआ है, और जिस चबूतरे पे या सिंहासन पे वो बैठे हुए हैं उसके सामने 2 हिरन बैठे हुए हैं और उस चबूतरे में 2 मोर का दृश्य भी बना हुआ है। इसको मार्शल ने पशुपति शिव का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से माना जाता है कि जो आदि शिव है उनका पूजा शुरू हो गया था। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा तो यहाँ होती ही थी, इसीलिए इसके मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पेड़ पौधों की भी पूजा होती थी, जैसे नीम, बबूल और जो भी आज भी देखते हैं आप पौधों की पूजा होती है। नाग की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का पूजा होता था, जो सूर्य पूजा का प्रमाण है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि स्वास्तिक का जो पूजा है ये कब से माना जाता है या स्वास्तिक को कब से पूजा के रूप में लिया जाता है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही
प्रमाण में आया है कि वहाँ पे लोग स्वास्थ्य बनाया करते थे। वहाँ पे लोग पत्थरों की भी पूजा करते थे, थोड़ा बहुत जादू टोना या भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे और उसकी भी थोड़ा बहुत पूजा करते थे। ताबीज़ जैसी चीज़ें भी वो लोग पहनते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके समाज में मैटर नहीं करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी या इस तरह के आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। वहाँ के जो लोग थे वो उपभोक्तावादी बातों में ज़्यादा विश्वास करते थे। जो नगर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो नगर बसाए गए हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, धौलावीरा हो, ये इसमें ज़्यादातर जो नगर है मोस्टली वो दो भागों में बटे हैं। एक तो पश्चिमी टीला है और एक पूर्वी टीला है। जो पश्चिमी टीला है ये थोड़ी ऊंचाई पे है, इसका क्षेत्रफल कम है और यहाँ पे बड़े लोग या अमीर लोग रहा करते थे। और जो पूर्वी टीला है वो थोड़े निचले स्थान पे है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और उसमें माना जाता है कि जो निम्न वर्ग के या थोड़े से गरीब लोग रहा करते थे। जो पश्चिमी टीला है उसे दुर्गीकृत किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, उसमें दरवाजे लगाए गए थे और जो बड़े लोग थे वो दुर्ग के अंदर रहा करते थे पश्चिम वाले टीले में या पश्चिम वाले भाग में। और जो पूर्वी वाला भाग होता था या बस्ती होती थी उसमें गरीब लोग रहा करते थे और वो दुर्गीकृत नहीं हुआ करता था। मोस्टली ज़्यादातर नगर ऐसे ही पाए गए हैं। कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ पे आप धौलावीरा का नाम सुने होंगे, गुजरात में धौलावीरा है। यहाँ का जो नगर है ये 3 भागों में बटा है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। तीनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो ये धौलावीरा है और इसके तीनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 2 भागों में तो बटा है लेकिन उसके दोनों भागों को दुर्गीकृत किया गया है, तो वो राजस्थान का कालीबंगा है। इसके दोनों भागों को दुर्ग से या 4 दीवारी से घेरा गया है। एक ऐसा ही स्थल चिन्होत्रो है, आपको पता होगा, ये जो है सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाया जाता है चिन्होत्रो। यहाँ के दोनों नगरों को दुर्गीकृत नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन बना है कि कौन सा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका एक भी भाग दुर्गीकृत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा चिन्होत्रो। ठीक है। लोथल जो है ये नगर 2 भागों में तो बटा है लेकिन पूरे नगर को एक ही दीवार से या एक ही दुर्ग के अंदर उसको बाउंड्री कर दिया गया है। तो ये आपकी अपवाद है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नगर है जो 3 भागों में बटा है और तीनों दुर्गीकृत है, कौन सा नगर है जो 2 भागों में तो है और दोनों को दुर्गीकृत किया गया है, और कौन सा नगर है जो 2 भागों में है लेकिन एक भी दुर्गीकृत नहीं है, और एक है जो एक ही बाउंड्री में दुर्गीकृत किया गया है, वो लोथल है। तो ये अपवादी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ठीक है। मोस्टली जो है 2 भागों में बटे हैं। पश्चिमी टीला ऊंचाई पे है, छोटा है, समृद्ध लोग रहते हैं और वो दुर्गीकृत है, लेकिन जो पूर्वी टीला है वो निचले स्थान में है और वो काफ़ी बड़े एरिया में है, लेकिन वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं या कहीं कि थोड़े से निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, और पश्चिमी जो पूर्वी टीला है वो दुर्गीकृत नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बनते हैं। इसके अलावा कौन से जगह से क्या क्या मिला है, जैसे मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और वहाँ से ईंट बनाने के भट्ठे का साक्ष्य मिला है, वहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या में मुहरें पाई गई हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको एग्जाम में पूछता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। मुझे लगता है अब आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सुनने के बाद अगर रिविज़न नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। इसलिए नोट करते चलिए बच्चों, अपने हाथ से लिखे रहेंगे तो आसानी रहेगी और समझ में भी आएगा। हेडिंग कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले आपको विकास लिखवाएंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, और उसके बाद उसका विस्तार और लास्ट में पतन। तो कोई भी चीज़ होता है तो पहले शुरुआत होता है, धीरे धीरे करके वो डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसमें पतन या क्षरण शुरू हो जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी है। इसमें ताम्रपाषाण काल की जो ग्रामीण बस्तियाँ थी उन्हीं में से कुछ बस्तियों ने अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर लिया, जहाँ पे लोग सामान आयात निर्यात करने लगे, जहाँ से सामान लोग खरीदने बेचने लगे, और वहीं डेवलप करके सिंधु घाटी सभ्यता के महानगरों के रूप में सामने आया। जिसमें से एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमरी। अमरी एक नाम है, जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती भी है अमरी। ये डेवलप करके मोहनजोदड़ो का रूप, जो मोहनजोदड़ो आपका नगर है, ये अमरी बस्ती ही था जो डेवलप करके मोहनजोदड़ो का रूप ले लेता है। एक और नगर है बारा। ये जो बारा है ये डेवलप करके बन जाता है हड़प्पा, यानी कि जो कांस्य युगीन बस्तियां हैं यही धीरे धीरे करके डेवलप करके महानगर या नगर का रूप ले लेते हैं, और फिर यही जो है आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता जैसे चीज़ों का विकास कर देते हैं। जैसे आपको जब आप पढ़ोगे NCERT
उसमें जब साउथ का इतिहास पढ़ोगे तो आपको वहाँ पता चलेगा जो आजकल मंदिर हैं, जैसे आप ले लोगे बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर का है, या ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों का जब विकास हुआ तो वहाँ पे कोई नगर नहीं था, लेकिन जब मंदिर बने तो मंदिर के आसपास जैसे फूल बेचने वाले, जैसे जो है ऐसे मूर्तियाँ बेचने वाले, ऐसे पात्र बेचने वाले जो मंदिरों में लोग ले करके जाते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे बसना शुरू हो गए और धीरे धीरे करके वहाँ पे और भी लोग बसते गए। बसते बसते मंदिर नगर का विकास हो गया, यानी कि पहले मंदिर बने, फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे लोग वहाँ पे आए और उन्होंने अपने उद्योग को स्थापित किया। धीरे धीरे वो बसते बसते इतना ज़्यादा डेवलप कर गए कि वो क्या हो गया, मंदिर नगर के रूप में विकसित हो गया और वहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ता गया। उनकी ज़रूरतों के लिए प्रसाद बनाना, फूल उपलब्ध कराना, पात्र उपलब्ध कराना, मूर्तियाँ बनाना, इस तरह के उद्योग बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और ये मंदिर नगर काफ़ी बढ़ गए। तो साउथ में ऐसे बहुत सारे नगरों का विकास मंदिरों की वजह से हो गया। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण बस्तियाँ जिन्होंने अपने आप को काफ़ी उन्नत कर लिया था, उत्पादन बढ़ा लिया था, वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, महानगरों के रूप में बदल गए थे। ठीक है, तो ये शुरुआत है, यानी कि धीरे धीरे करके वो डेवलप हुआ। एक ऐसा टाइम आया जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, बहुत सारे महानगरों का विकास हो चुका था, वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रशासन चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, उसमें पतन शुरू हो जाता है और ये सभ्यता धीरे धीरे करके कई सारे कारणों की वजह से खत्म हो जाती है या उसका पतन हो जाता है। तो ऐसे ही एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि मैम सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया भी था। तो जो सभ्यता होती है वो क्या होती है, उसमें निरंतरता नहीं होती। जो सभ्यता होता है वो हमेशा नहीं चलता, लेकिन संस्कृति हमेशा चलती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए, वो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जो संस्कृति है, जो नगर नियोजन प्रणाली है, जो जल व्यवस्था प्रणाली जैसी चीज़ें हैं, जो समय के लोगों ने कल्चर को अपनाया था, चाहे वो ड्रेस पहनने को हो, चाहे मेकअप करने को हो, उस समय की जो महिलाएं वो भी काजल लिपस्टिक जैसी चीज़ों का प्रयोग किया करते थे, जो पुरुष हैं वो दाढ़ी वगैरह सेट किया करते थे। जो कुछ कल्चर था वो क्या हुआ, आज भी हम उसे अपनाए हुए। पूजा करने की जो पद्धति थी आज भी वो चल रही है, लेकिन सभ्यता क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। यानी कि जो सभ्यता है एक मूर्त रूप है, संस्कृति अमूर्त रूप है। सभ्यता खत्म हो जाती है वक्त के साथ, लेकिन संस्कृति निरंतर चलती रहती है, वो अपने आप को परिष्कृत करती रहती है, अच्छी चीज़ों को लिखती रहती है, कमियों को अपने छोड़ती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। सभ्यता को और खूबसूरत संस्कृति बनाती है। तो संस्कृति बहुत ब्रॉड चीज़ है और सभ्यता जो है संकुचित चीज़ है। सभ्यता को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन संस्कृति को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो इस क्रम में भी एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन बने कि सभ्यता संस्कृति में सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हुआ होगा, तो सभ्यता पहले, यानी कि कपड़े बनाए होंगे आपने, फिर कपड़े पहनने के तरीके को ईजाद किया होगा कि कपड़े कैसे पहनने से हम ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सभ्यता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हेडिंग कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल में आता है। मैंने बताया था कि भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हम उसे 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था। क्या थे वो, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को अगेन 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये तो पाषाण काल थे, लेकिन आज हम क्या आदि ऐतिहासिक काल शुरू करने जा रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल का डिफिनीशन क्या है वो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं वो बहुत सारे बच्चों ने नहीं जाना है। आदि ऐतिहासिक काल का तात्पर्य ये होता है कि वहाँ की जो जानकारी है, यानी कि हमारे पास प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से चलता है। क्योंकि इस समय का इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो कोई भी साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता है, यानी कि कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल का क्या है कि यहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हुए हैं, यहाँ की जो लिपियाँ हैं, जो अक्षर हैं, वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसी वजह से इस काल की जानकारी भी हमें पूरा, जो आप देखोगे प्रागैतिहासिक काल की तरह ही पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलता है। कोई लिखित जो चीज़ें मिली उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम उसे पढ़ लेते हैं तो फिर ये आदि ऐतिहासिक काल से निकल करके सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसके बारे में लिखित साक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो है दुर्भाग्य से आज तक वो पढ़ा नहीं जा सका। नहीं तो शायद आप लोगों को ऐसी बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें पता चलती जो शायद आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं या उनके द्वारा उपयोग में लाई गई हथियारों और वस्तुओं के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप उसे पढ़ लें
तो शायद आपको बहुत सारा इतिहास और भी क्लियर हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है विद्वानों के बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि 3200 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, कुछ लोगों का कहना है 2700 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 ईसा पूर्व माना जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2627 या 25 ईसा पूर्व मतलब 100 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन अभी हाल ही के खोजों में जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत के कुछ जो है और भी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर के रिसर्च किया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है, तो उससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 8000 साल पुरानी है। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इतिहास विभाग है या इतिहास जो संस्था है उसने इस बात को प्रमाणित नहीं किया है। जिस दिन ये प्रमाणित हो जाएगा तो वो आपके सिलेबस में आ जाएगा और आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 8000 ईसा पूर्व से पढ़ना पड़ेगा या 8000 साल पुराना हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि ये मान्यता नहीं मिला है तो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आप जानते हो कि जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, फिर राखीगढ़ी और फिर धौलावीरा है। ये सीक्वेंस है, एग्जाम में आया है कि सीक्वेंस बताइए, सबसे बड़ा उससे छोटा और वही क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस अभी तक चल रहा था, लेकिन अभी जो खुदाई चल रहा है, आपको पता है कि खुदाई चल रहा है, तो उसमें पता चला कि जो राखीगढ़ी है इसका क्षेत्र विस्तार सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हाल ही के खुदाई से जो कौन सा प्लेस है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पाया गया है, तो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, ना कि मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर वो करंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो ही, अगर वो आपके सब्जेक्टिव है तो अभी वो आपके सिलेबस में नहीं आया है तो आप वही करेंगे, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, उसके बाद राखीगढ़ी और फिर धौलावीरा। लेकिन अगर करंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रमाणित होती रहती हैं, लेकिन जब तक वो आपके सिलेबस में ना आए या अंतर्राष्ट्रीय जो इतिहास संगठन है उसको प्रमाणित ना करे तब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, वैदिक काल में जो आर्यों का आक्रमण है या जो आर्य हैं, कुछ लोगों का कहना है मध्य एशिया से आए हैं और कुछ लोग जैसे तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ऐसे बहुत सारे उनके बारे में मान्यताएं हैं, लेकिन जो रिसर्च हुआ है गृह मंत्रालय ने ये घोषणा किया कि नहीं, जो आर्य है वो क्या है, विदेशी नहीं है, वो इंडियंस है। लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं आया है, तो इसलिए अभी भी आप वही पढ़ेंगे कि आर्य क्या थे, विदेशी ही थे। जब वो आपके सिलेबस में आ जाएगा तो आप लोग आर्यों को इंडियंस के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, खोज चलता रहता है, रिसर्च चलता रहता है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अपडेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसमें अपडेट होने की कोशिश किया करें, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा बनने लगे हैं। वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे लेकिन वो करंट से जुड़े होते हैं, इसलिए जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसमें करंट के मुद्दे को भी जरूर लिया कीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, आप लोग बहुत अच्छी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्क करना है आप लोगों को, तो उसके लिए बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है और दिमाग को अपने बिल्कुल ओपन करके और अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आपको बताया जाएगा। हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नोट कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य का अभाव हो। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव हो। चूंकि हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, चूंकि हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इसे भी हम आदि ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। इसे भी हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इस काल की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग किया जाता है। पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
लिपि है बच्चों, आज का क्लास मेरा जो है लास्ट स्टेटमेंट है कि जो सिंधु घाटी की लिपि है वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वहाँ पे जो लोग लिखना शुरू करते थे वो दाएं से बाएं आते थे और फिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। कुछ इस तरह की यहाँ की लिपियाँ जो है पाई गई है, या लिखने की जो शैली थी, जो विधि थी, वो इस तरह से थी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस तरह से लिखते थे। इसको कहा जाता था गोमूत्रिका शैली, यानी कि जैसे गाय है अगर वो चल रही होती है और मूत्र त्याग करती है तो कुछ इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी संरचना बनती है, तो इसलिए इसको गोमूत्रिका शैली भी कहा जाता है। इसको सर्पिलाकार शैली भी कहा जाता है, क्योंकि सर्प भी जब चलता है तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इसको सर्पिलाकार शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और भी नाम है बोस्टोफिडेन। एग्जाम में आया है कि बोस्टोफिडेन की शैली का नाम है बोस्टोफिडेन। बोस्टोफिडेंस ये भी इसका नाम है, यानी कि ये जो शैली है सिंधु घाटी का, इसका 2-3 नाम है, बोस्टोफिडेंस, गोमूत्रिका शैली या सर्पिलाकार विधि। इसको भाव चित्रात्मक कहते हैं। यहाँ की जो लिपियाँ हैं इसको भाव चित्रात्मक कहते हैं, क्योंकि जो लिपियाँ हैं वो फिगर बना बना करके जो है लिखी जाती थी, उससे वो अपने भाव को व्यक्त करते रहे होंगे, लेकिन हम उसे आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वो इस फिगर से क्या व्यक्त करना चाहते थे। हालांकि इसे हम भाव चित्रात्मक ही कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें अगर आप लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें वो किस तरह से फिगर बना बना करके अपनी लिपियों को या चीज़ों को लिखा करते थे, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिया गया है, आप लोग उसको रीड करेंगे तो उसमें सारा दिया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पे फिगर बना बना करके लगभग 64 मूल वहाँ पे चित्र मिले हैं, जिसको उन लोगों ने अपने लिपियों में प्रयोग किया है। 250 से 450 अक्षर मिले हैं जिसका उन लोगों ने उपयोग किया है लिखने में, लेकिन आज तक उसे डिकोड नहीं किया जा सका या पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस काल की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।